नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 16वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पारिस्थितिक तंत्र, जिसे हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। और आप लोगों का ये जो टॉपिक है ना पारिस्थितिक तंत्र, इसमें कम से कम आप लोगों का ना 2 से 3 MCQ सीरीज़ आएगा, ठीक है। और आज का ये जो क्लास होगा ना वो आप लोगों का MCQ सीरीज़ फर्स्ट होगा। तो मैंने आप लोगों को ना ये जो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है इसका थ्योरी क्लास पहले पढ़ा दिया था। और आज ना आप लोगों का इसका ना MCQ सीरीज़ कराऊंगा, ठीक है। और ये जो है ना टॉपिक वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इसमें 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें से हम लोग ना किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर ना विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और आप लोगों से केवल इतना ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हो ना, सीधा सीधा हम लोग ना प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना ट्राई करना है कि मेरे आंसर लेने से पहले खुद इसका आंसर लेने की कोशिश करना है, ठीक है। इसे ही आप अपना ना टेस्ट सीरीज़ मान करके टेस्ट दिलाओ। और लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का ना कितना मार्क्स आ रहा है, आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और एक बात आप लोग सबसे पहले जान लो, जब तक कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से आंसर नहीं लोगे, कोई भी आप लोगों का एग्ज़ाम हॉल में मदद करने वाला नहीं है। जो आंसर आप लोग लोगे ना उसी के आधार पर आप लोगों का मार्क्स मिलने वाला है। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप खुद से आंसर लेने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। और आज का ये जो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद इसका जो पूरा PDF होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। तो जा कर के सर्च कर सकते हो बाय MD धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप लोग ना डायरेक्टली जा कर के डाउनलोड करके आप लोग उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और दोबारा प्रैक्टिस भी अच्छे से आप लोग कर पाओगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ऑप्शन ए अरस्तु की, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन की, ऑप्शन सी मेंडल की, या ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक की। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए, फिर विस्तार पूर्वक मैं इसका आंसर बताऊंगा आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। तो ये जो प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है नामक जो बुक है ना, या नामक एक रचना है ना, वो चार्ल्स डार्विन की रचना है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और चार्ल्स डार्विन नामक जो वैज्ञानिक है ना, उन्होंने 1859 को, कब? तो 1859 को ना इसकी रचना किया था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और ये जो रचना है ना, यह विकासवादी जीव विज्ञान की नींव भी माना जाता है। क्या? तो इसे विकासवादी जीव विज्ञान की नींव भी माना जाता है। ये प्रजातियों की उत्पत्ति है उसको, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है चार्ल्स डार्विन की रचना के बारे में। चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कम से कम ये रख लीजिए कि चार्ल्स डार्विन की रचना कौन सा है, तो प्रजातियों की उत्पत्ति है। और इसकी रचना इन्होंने कब किया, तो 1859 में किया। तो इतना सा बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जीवजात, ऑप्शन बी पारिस्थितिकीय पदछाप, ऑप्शन सी जीवोम, या ऑप्शन डी निकेत। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकीय पदछाप करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो एक जो मनुष्य ना उसके संपूर्ण जीवन को धारणीय करने के लिए, और धारणीय का जो मतलब होता है ना वो धारण करने वाला, रखने वाला होता है, ठीक है। तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम भूमि है ना उसको क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और पारिस्थितिकी पदछाप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताओ ना। तो पारिस्थितिकी पदछाप पृथ्वी के ना जो पारिस्थितिक तंत्र में मानव की मांग में एक जो माप है ना उसे कहते हैं, ठीक है। मतलब ना मानव को ना अपने पूरी संपूर्ण जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ों की मांग होती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ना पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और उसके अपशिष्ट पदार्थों का ना उपभोग करता है और उत्पादन करता है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे
आगे हम लोग उपभोग और उत्पादन की जो बात होगा ना, तो उसे हम लोग पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। मतलब एक मनुष्य को संपूर्ण जीवन जीने के लिए कितने प्रतिशत जो भूमि है वो लगता है, मतलब क्या क्या उसको प्रकृति से मिलता है ना, तो वो तमाम चीज़ ना पारिस्थितिकी पदछाप के अंतर्गत आ जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन बी मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी बाढ़ एवं अकाल या ऑप्शन डी वर्षा की अपरिवर्तनशीलता। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए वनोन्मूलन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो भारत में जो पारिस्थितिक असंतुलन है ना, तो उसका एक जो प्रमुख कारण है वो वनोन्मूलन करेक्ट हो जाएगा। और वनोन्मूलन क्या होता है ये बताओ ना। तो वनों का ह्रास, वनों का विनाश, जिसके अंतर्गत कटाई आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तमाम प्रकार की वो चीज़ आ जाएगा ना, जिसके कारण प्रकृति को या जो वन है ना उसका अगर ह्रास होगा ना, मतलब उसका अगर कहीं हानि होगा तो उसे वनोन्मूलन कहते हैं। ठीक है, तो भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का जो प्रमुख कारण है ना वो वनोन्मूलन है, जिसके अंतर्गत पेड़ों की कटाई वगैरह सारा चीज़ आ जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी कवक या ऑप्शन डी फास्फोरस। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी कवक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैव घटक नहीं है? तो जैव मंडल का अजैव घटक नहीं है बोला है। अजैव घटक नहीं है कहने का मतलब जो जैविक हो, मतलब जो जीवित हो। और आप लोगों को पता होगा ना कि ये जो कवक है वो एक जीवित प्राणी होता है, मतलब कीड़े मकोड़े में आता है ना ये जो कवक है वो, है ना। बाकी प्रोटीन को देखोगे तो शरीर में जो प्रोटीन की आवश्यकता हो तो उसे प्रोटीन कहते हैं। तो ये जीवित जीव जंतु है क्या? नहीं है। मृदा कोई जीवित जीव जंतु है क्या? ये भी नहीं है। फास्फोरस कोई जीव जंतु है क्या? ये भी नहीं है। लेकिन कवक को देखोगे ना तो ये कोई जीव जंतु के अंतर्गत आता है। छोटा सा जो कवक जो है वो जीव के अंतर्गत आता है ना, तो ये अजैव घटक नहीं है बोला है, मतलब वो जैविक होगा, मतलब जीवित होगा, ऐसे जीव को बोला है। तो वो केवल ऑप्शन नंबर सी ही ना हो जाएगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी के सभी ऑप्शन ना अजैविक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो कवक है वो जैविक है, और इसमें पूछा गया है अजैविक घटक नहीं है बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी जल या ऑप्शन डी मृदा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी तालाब करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वो ऑप्शन नंबर बी तालाब ही ना करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा जगह जहाँ तमाम प्रकार के जीव जंतु सारी चीज़ पाया जाता है। एक पेड़ पौधे से लेकर के ना छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु तमाम पाए जाते हैं ना वहाँ अलग अलग प्रजातियों के। तो उस स्थान को क्या बोलेंगे? पारिस्थितिक तंत्र बोलेंगे। और पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर बी तालाब जो है वो तालाब में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही केवल करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा वायु में पाया जाता है क्या? उतना ज़्यादा नहीं पाया जाता। जल में पाया जाता है क्या? जल कहने का मतलब कौन सा जल है ये क्लियर नहीं हो रहा है। मृदा मतलब मिट्टी बोल रहे, तो मिट्टी में भी उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र बोला है ना, तो केवल तालाब जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं फिर से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। कौन जीवी कारक नहीं है? ऑप्शन ए पेड़ पौधे, ऑप्शन बी जंतु, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव या ऑप्शन डी प्रस्तर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी प्रस्तर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन जीवी कारक नहीं है? जीवी कारक नहीं है बोल मतलब निर्जीव कारक है बोला है जी, निर्जीव चीज़ है बोला है। तो ऑप्शन नंबर डी ही ना करेक्ट हो जाएगा प्रस्तर। और प्रस्तर क्या होता है आप लोगों को ये बताओ ना, तो प्रस्तर का मतलब चट्टान या पत्थर होता है। ठीक है, तो चट्टान या पत्थर कोई जीव जंतु में आता है क्या? नहीं ना आता है। उसके अलावा पेड़ पौधे जीव जंतु के अंतर्गत आता है ना, जंतु भी जीव जंतु में आ जाएगा ना। उसके अलावा सूक्ष्म जीव मतलब छोटा छोटा जो जीव जंतु है वो भी तो जीव जंतु के अंतर्गत आएगा ना जी, जीविक कारक के अंतर्गत, है ना। केवल ये जो प्रस्तर है मतलब चट्टान या पत्थर है वो थोड़ी ना जीव जंतु के अंतर्गत आएगा। और इसमें साफ साफ यही बोला है कि कौन जीवी कारक नहीं है बोला है। तो जीवी कारक नहीं है वो पत्थर जो रहेगा ना प्रस्तर, वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। जीवी कारक ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। थोड़ा थोड़ा क्लिष्ट शब्द दिया जाता है ना, इसके वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो इसी वजह से ना हम लोग थोड़ा सा गलत आंसर ले लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों के इन तमाम शब्दों को। ठीक है, चाहो तो आप लोग नोट करके रख लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को अब ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में निम्नलिखित दिए गए संघटकों में से किस संघटकों का योगदान रहता है? ऑप्शन ए जैविक संघटक, ऑप्शन बी अजैविक संघटक, ऑप्शन सी ऊर्जा संघटक या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में निम्नलिखित दिए गए संघटकों में से किन संघटकों का योगदान रहता है? तो इसमें कौन कौन सा योगदान रहेगा? जैविक संघटक का भी होगा, अजैविक संघटक का भी होगा और ऊर्जा संघटक का भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र जो है ना, इनकी जो संरचना है पारिस्थितिक तंत्र का ना, वो जैविक संगठन से भी हुआ है, अजैविक संगठनों से भी हुआ है और ऊर्जा संगठकों से भी हुआ है। ठीक है, और संगठक क्या होता है आप लोगों को ये बताओ ना, तो संगठक का जो मतलब होता है वो हिस्सा होता है या सामग्री होता है। मतलब किसी चीज़ का निर्माण करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, उसका जो हिस्सा होता है उसे हम लोग संगठक कहते हैं। तो हिस्सा क्या क्या होगा? जैविक संगठक, अजैविक संगठक और ऊर्जा संगठक, ये तीनों जो है ना वो पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? ऑप्शन ए एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, ऑप्शन बी पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, ऑप्शन सी जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, या ऑप्शन डी किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो इकोसिस्टम का या परितंत्र का जो सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है ना वो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिक असंतुलन में बाधा डालता है? ऑप्शन ए वन महोत्सव, ऑप्शन बी वन रोपण, ऑप्शन सी लकड़ी काटना या ऑप्शन डी सामाजिक वानिकी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी लकड़ी काटना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिक असंतुलन में बाधा है? तो पारिस्थितिक असंतुलन में जो बाधा होगा वो लकड़ी काटना ही ना होगा जी। हाँ, अगर लकड़ी काट काट करके पूरा जंगल को अगर साफ कर देगा, पूरा क्लीन कर देगा, तो फिर क्या होगा? पारिस्थितिक तंत्र संतुलन रह पाएगा क्या? वहाँ रहने वाले जीव जंतु सुरक्षित रह पाएगा क्या? नहीं ना रह पाएगा। तो मनुष्य द्वारा किए जाने वाले जो कार्य है ना जिसके कारण पारिस्थितिक तंत्र संतुलन में बाधा डालता है वो लकड़ी काटना करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है?
ऑप्शन ए, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। ऑप्शन बी, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र होता है। या ऑप्शन डी, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यह एक बंद तंत्र होता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र के विषय में गलत है उसे बताना था। तो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ना सही नहीं है, जो गलत है ना वो यह एक बंद तंत्र होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। पारिस्थितिक तंत्र के जो विषय में ना गलत है वो यह एक बंद तंत्र होता है, ये हो जाएगा। ये जो पारिस्थितिक तंत्र है वो एक बंद तंत्र नहीं होता है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक से अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, जैवमंडल। ऑप्शन बी, भूभाग। ऑप्शन सी, जीवोम। या ऑप्शन डी, समुदाय। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, जैवमंडल, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ा यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको जैवमंडल ही ना कहते हैं, जी हाँ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैवमंडल, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक जो बड़ा भौगोलिकीय क्षेत्र है ना वहाँ सभी जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा उस सभी को एक साथ लेकर के जो बड़ा सा यूनिट बनाएगा उसे क्या कहेंगे? जैवमंडल ही ना कहेंगे, जी हाँ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से एक संसार का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। ऑप्शन ए, महासागर। ऑप्शन बी, घास स्थल। ऑप्शन सी, वन। या ऑप्शन डी, नदियाँ। तो ऐसा कौन सा स्थान है जो एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, तो आप लोगों को ये बताना है। तो ध्यान से बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, महासागर, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से एक संसार का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। तो संसार का सबसे बड़ा जो विशालतम पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं वो महासागर का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बनता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। क्योंकि पृथ्वी में 71% तक की पानी पाया जाता है, जो 71% भाग है उसमें आप लोगों को पता होगा। और ये जो 71% जो समुंदर का पानी है उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, कवक, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, दुनियादारी सब रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना। तो संसार का सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है ना वो महासागर बनता है, ठीक है। मतलब महासागर जो है वो बनाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्रहीकरण के रूप में निम्न में से कौन काम करता है? ऑप्शन ए, पर्णहरित क्लोरोफिल। ऑप्शन बी, क्लोरीन। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। या ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, पर्णहरित क्लोरोफिल, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्रहीकरण के रूप में निम्न में से कौन काम करता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ना प्रकाश सुग्रहीकरण के दौरान जो कार्य करता है वो पर्णहरित क्लोरोफिल कार्य करता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों को पता होगा ना कि ये जो क्लोरोफिल मतलब पर्णहरित है ना वो पौधे को हरा रंग प्रदान करने में काम करता है। उसके अलावा पौधे का भोजन बनाने में भी ना ये जो क्लोरोफिल है वो कार्य करता है। ऑक्सीजन उत्पादन करने में जो क्लोरोफिल है वो प्रमुख कार्य करता है। तो ये पर्यावरण के लिए और पेड़ पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, महत्वपूर्ण चीज़ होता है जो क्लोरोफिल पर्णहरित है वो। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा एक सरितलैटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, तालाब। ऑप्शन बी, मुहाना। ऑप्शन सी, सरिता। या ऑप्शन डी, लैगून। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है तालाब, करेक्ट हो जाएगा। कैसे?
निम्न में से कौन सा एक सरितलैटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो सरितलैटिक पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण नहीं है वो तालाब नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी जल या ऑप्शन डी जैव मात्रा बायोमास। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए प्रकाश करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो ये जो प्रवाह दर्शाता है एक दिशीय, वो प्रकाश होता है। ये चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए शाकाहारी को, ऑप्शन बी मांसाहारी को, ऑप्शन सी अपघटकों को या ऑप्शन डी सर्वाहारी को। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सर्वाहारी को करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो सबसे ज़्यादा उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है वो सर्वाहारी को प्राप्त होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और सर्वाहारी का मतलब तो आप लोगों को पता होगा ना, कि जो सब चीज़ खाता है, हर चीज़, पेड़ पौधे पत्ते वत्ते से लेकर के मांस वांस तक की सभी प्रकार की जो चीज़ें खाते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाहारी बोलते हैं। और सर्वाहारी को सबसे ज़्यादा उच्चतम ना पोषण स्तर प्राप्त होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी लौह या ऑप्शन डी कैल्शियम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? तो एक जो मूल तत्व है ना, जो हरे पत्ते में सबसे ज़्यादा वर्णक रहता है, मतलब उपस्थित रहता है, वो मैग्नीशियम रहता है। तो ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। और आप लोगों ने ना अगर अमीन पटवारी का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें भी ये जो प्रश्न है वो पूछा गया था पर्यावरण के टॉपिक में। आप लोगों को पता होगा अगर कि दिलाए होंगे तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए उत्पादक हिरण, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता घास, ऑप्शन डी अपघटक बैक्टीरिया। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। और ध्यान से पढ़ोगे तो ईजी है आप लोगों के लिए ये प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अपघटक बैक्टीरिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है बोला है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी वाला जो जोड़ा है ना, केवल वही सही है। जो अपघटक है वो बैक्टीरिया ही ना होगा। जी हाँ, मतलब जो जीव जंतु मर जाते हैं तो उसके शरीर में जो सड़ता गलता है ना, तो वो बैक्टीरिया जो होता है वही ना उसमें अपघटक का काम करता है, सड़ाले गलाने का काम करता है। तो ये बैक्टीरिया ही ना करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक हिरण तो बिल्कुल नहीं होगा। उत्पादक जो है वो पेड़ पौधे होगा, जो सूर्य की किरण से अपना भोजन बनाता है, तो वो उत्पादक की श्रेणी में आता है, आप लोगों को पता होगा। और ये प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा, ये जो हिरण है वो, ठीक है। तो ये उत्पादक की श्रेणी में नहीं आएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ नहीं होगा जी, प्राथमिक उपभोक्ता हिरण हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक उपभोक्ता, तो द्वितीयक उपभोक्ता घास नहीं होगा जी, द्वितीयक उपभोक्ता तेंदुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी महासागर, ऑप्शन सी वन या ऑप्शन डी रेगिस्तान। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी महासागर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? तो सबसे बड़ा और स्थिर जो परितंत्र है ना वो आप लोगों को याद रखना है। महासागर जो है ना वो दुनिया में सबसे स्थिर और सबसे बड़ा जो है ना वो परितंत्र है, मतलब पारिस्थितिक तंत्र है। तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन ए महासागर झील घास मैग्रोव, ऑप्शन बी मैग्रोव महासागर घास झील, ऑप्शन सी मैग्रोव घास झील महासागर, या ऑप्शन डी महासागर मैग्रोव झील घास। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो आएगा वो मैग्रोव आएगा, उसके बाद फिर घास स्थल आएगा, फिर झील आएगा, फिर महासागर आ जाएगा। कैसे? परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है बोला है। मतलब ना परितंत्र वो चीज़ आप लोगों को बताना है जो सबसे कम होता है, उसके बाद फिर उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे क्रम में आप लोगों को जमाना था। तो सबसे पहले मैग्रोव आ जाएगा, और मैग्रोव जो होता है ना वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो घास पेड़ पौधे जो होते हैं ना उसे मैग्रोव कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय मतलब जो एकदम रेगिस्तान इलाका में जो चीज़ पाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ सबसे कम उत्पादकता पाया जाएगा ना, तो वो मैग्रोव होगा सबसे कम में। उससे ज़्यादा जो होगा वो घास हो जाएगा। घास में जो जीव जंतु जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो वो उससे ज़्यादा होगा। उसके बाद फिर झील में पाया जाता है घास से अधिक। जो सबसे ज़्यादा जो परितंत्र पाया जाता है ना वो महासागर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे तमाम चीज़ पाया जाता है। तो इसमें बोला गया ना जी घटती उत्पादकता को क्रम से जमाइए, मतलब सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और फिर सबसे ज़्यादा। तो ऐसे जो प्रश्न है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसको नोट करके रखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू आप लोगों का मैराथन क्लास लेकर आऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।